मूवी की शुरुआत होती है क्लार्क से, जो अपनी फर्नीचर की दुकान में ही सो रहा होता है और टीवी देख रहा होता है। तभी अचानक टीवी अपने आप बंद हो जाता है। वह दोबारा उसे चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार टीवी की जगह कमरे के लैंप जल उठते हैं। यानी बिजली तो आ रही है, लेकिन टीवी किसी भी तरह चालू नहीं होता। कुछ ही पल बाद छत की सारी लाइटें अपने आप जलने लगती हैं और लगातार टिमटिमाने लगती हैं। फिर बिना किसी वजह के वे खुद ही बुझ जाती हैं। अपनी पत्नी बारबरा की यादों में खोया क्लार्क रात के समय अपने पुराने घर के बाहर पहुंच जाता है और सड़क पर खड़ा होकर उसे देर तक देखता रहता है। कुछ रातों बाद क्लार्क फिर से शराब पीते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी एक पल के लिए टीवी की स्क्रीन पर पीली दीवारों वाली रहस्यमयी इमारत दिखाई देती है और अगले ही पल टीवी फिर बंद हो जाता है। इसी दौरान क्लार्क की नजर बेसमेंट की टिमटिमाती लाइट पर पड़ती है। गुस्से में वह सीधे सर्किट बॉक्स तक जाता है और एक एक करके सारे स्विच बंद कर देता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि लाइटें फिर भी जलती रहती हैं। आखिर में वह लाल रंग का एक अजीब सा स्विच बंद करता है। इस बार पूरी दुकान अंधेरे में डूब जाती है, लेकिन दोबारा कोई भी लाइट चालू नहीं होती। जब क्लार्क वहां से जाने लगता है, तभी उसकी नजर दीवार पर बनी रोशनी की एक सीधी पतली लकीर पर पड़ती है। वह उसके पास जाता है और दूसरी तरफ से किसी की आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज साफ सुनने के लिए जैसे ही वह अपना कान दीवार पर लगाता है, उसका शरीर दीवार के आर पार निकल जाता है और वह खुद को उसी पीली दीवारों वाली रहस्यमयी जगह के अंदर पाता है। यही रहस्यमयी जगह आगे चलकर बैक रूम्स के नाम से जानी जाती है। क्लार्क को समझ आ जाता है कि यह दीवार किसी पोर्टल की तरह काम करती है, जिससे दोनों दुनियाओं के बीच आना जाना संभव है। अंदर हर तरफ फर्नीचर के बड़े बड़े ढेर पड़े होते हैं। दो कुर्सियां आपस में इस तरह जुड़ी होती हैं मानो उन्हें जबरदस्ती एक ही चीज बना दिया गया हो। क्लार्क सावधानी से आगे बढ़ता है। गलियारे के बीचों बीच एक साइन बोर्ड लगा होता है जिस पर स्टॉप उल्टा लिखा हुआ है। थोड़ी दूर आगे जमीन पर एक मरा हुआ पक्षी पड़ा दिखाई देता है। तभी सामने से किसी आवाज का एहसास होता है। क्लार्क उस दिशा में बढ़ता है। दूर से उसे लगता है कि कोई आदमी खड़ा है, लेकिन पास पहुंचने पर पता चलता है कि वह सिर्फ एक गत्ते का कटआउट है। आवाज दरअसल उसके ऊपर लगे स्पीकर से आ रही होती है। उस स्पीकर की तार पास वाले बंद दरवाजे के अंदर जा रही होती है और वहीं एक कैमरा भी लगा होता है। क्लार्क दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और स्पीकर की तार भी खींचता है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल नहीं खुलता। तभी उसकी नजर एक छिपे हुए खाने पर पड़ती है। उसके अंदर एक बैग रखा होता है जिसमें वॉरेन नाम के व्यक्ति का आईडी कार्ड मिलता है। वह एसिंक नाम की कंपनी में काम करता था। क्लार्क उसी छिपे हुए रास्ते से रेंगते हुए आगे बढ़ता है और एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है। कमरे में एक जोड़ी जूते और एक जोड़ी चप्पल आदि जमीन के अंदर ढसी हुई होती है। वहीं एक शाही दिखने वाली बैंगनी मखमली कुर्सी रखी होती है। बगल की दीवार किसी चौथे आयाम जैसी अजीब दिखाई देती है। कमरे के बिल्कुल बीच में एक चौकोर गड्ढेनुमा जगह होती है जिसके अंदर कुछ लकड़ी की कुर्सियां रखी होती हैं। तभी क्लार्क को अपने पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। उसे महसूस होता है कि यहाँ उसके अलावा भी कोई मौजूद है। डर कर वह उस रहस्यमयी दीवार की ओर बढ़ता है जहाँ एक छोटा सा दरवाजा बना होता है और उस पर 3 अलग अलग हैंडल लगे होते हैं। जैसे ही वह उस दरवाजे से गुजरता है, वह फिर उसी उल्टे स्टॉप वाले बोर्ड के पास पहुंच जाता है। इसके बाद क्लार्क वापस पोर्टल वाली दीवार तक जाता है। उसे छूकर उसकी सही जगह याद कर लेता है और अपनी दुकान लौट आता है। लेकिन अगले ही पल वह फिर अंदर जाता है और वहां से एक स्टूल उठाकर अपनी दुकान में ले आता है। अब क्लार्क पूरी तरह यकीन कर चुका होता है कि उसने जो देखा वह कोई सपना नहीं था। उसी समय एक वैज्ञानिक मॉनिटर पर क्लार्क की बैक रूम्स में एंट्री की रिकॉर्डिंग देख रहा होता है। अगले दिन क्लार्क अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैरी को इस रहस्यमयी जगह के बारे में बताता है। वह कहता है, मेरी दुकान के अंदर एक ऐसी जगह है जहां दीवार के पीछे मेरी पूरी दुकान की एक और कॉपी मौजूद है और वह जगह लगातार आगे बढ़ती ही जाती है। मैरी को उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वह पूछती है, क्या वहां कोई इंसान भी था? क्लार्क कहता है कि उसने किसी को देखा तो नहीं, लेकिन साफ साफ कदमों की आवाजें जरूर सुनी थी। अपनी बात साबित करने के लिए वह बैक रूम्स का हाथ से बनाया हुआ नक्शा भी मैरी को दिखाता है। मैरी उससे पूछती है कि अगर ऐसी जगह सच में मौजूद है तो आज तक किसी और को वह क्यों नहीं मिली। उसे लगता है कि शुक्रवार से शराब न पीने की वजह से क्लार्क को भ्रम होने लगे हैं, लेकिन क्लार्क पूरे विश्वास के साथ कहता है कि अगली बार वह सबूत लेकर वापस आएगा। क्लार्क की यह बात सुनकर मैरी कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और उसकी नजर अपने बचपन के उस कंक्रीट वाले हाथ के निशान पर चली जाती है। इसके बाद क्लार्क अपनी असिस्टेंट मैनेजर कैट और उसके बॉयफ्रेंड बॉबी से मिलता है। वह उनसे कहता है, अगर तुम दोनों मेरी थोड़ी सी रिसर्च में मदद करोगे तो मैं ओवरटाइम का पूरा पैसा दूंगा। साथ ही वह बॉबी से अपना कैमरा साथ लाने के लिए भी कहता है। कुछ देर बाद तीनों दुकान पहुंच जाते हैं। क्लार्क जरूरी सामान एक बैग में रख लेता है। उसने पोर्टल वाली दीवार को पहले ही निशान लगाकर पहचान लिया होता है, लेकिन कैट और बॉबी को उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। जैसे ही क्लार्क दीवार के आर पार जाता है,
दोनों हैरान रह जाते हैं। यकीन करने के लिए बॉबी अपना हाथ दीवार के अंदर डालकर देखता है। जब उसे समझ आ जाता है कि यह सच है तो वह और कैट भी क्लार्क के पीछे बैक रूम्स में चले जाते हैं। अंदर का डरावना माहौल देखकर कैट बुरी तरह घबरा जाती है, जबकि बॉबी कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड करता हुआ क्लार्क के पीछे पीछे चलता रहता है। आगे की जांच के लिए क्लार्क एक रस्सी बॉबी की कमर से बांध देता है और उसका दूसरा सिरा एक भारी बिस्तर से बांध देता है। फिर बॉबी कैमरा लेकर एक खड़ी ढलान से नीचे उतरने लगता है ताकि पता चल सके कि आगे क्या है। नीचे पहुंचते ही उसे सड़े हुए कपड़ों के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं जिनसे बहुत बदबू आ रही होती है। दीवारों और छत पर अलग अलग दिशाओं में कई दरवाजे बने हुए होते हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे दूर एक टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। उसी तरफ से कोई आवाज सुनते ही बॉबी घबराकर तेजी से वापस ऊपर भागता है। वह हांफते हुए कहता है वहां कोई है। इतने में नीचे से कोई ताकत उसकी रस्सी को जोर जोर से खींचने लगती है। क्लार्क और कैट पूरी ताकत लगाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह रहस्यमयी शक्ति बॉबी को नीचे घसीट ले जाती है। कुछ ही सेकंड में वह अनजान चीज बॉबी को दूर अंधेरे में अपने साथ ले जाती है। बॉबी को बचाने की उम्मीद में कैट तुरंत एक साइड वाले कमरे की ओर भाग जाती है। अब क्लार्क के हाथ में बॉबी का कैमरा होता है। वह उसे लेकर आगे बढ़ता है और सफेद दीवारों के बीच बने एक संकरे रास्ते से होकर निकल जाता है, लेकिन उसके आगे भी वही पीली दीवारों वाली रहस्यमयी बैक रूम्स फैली हुई होती है। चलते चलते क्लार्क को किसी के धीरे धीरे अपनी ओर आने की आहट सुनाई देने लगती है। आसपास रखा फर्नीचर बेहद अजीब और अस्वाभाविक तरीके से सजा हुआ होता है। उधर दूसरी तरफ बॉबी किसी तरह आगे बढ़ते हुए एक ऐसे कमरे तक पहुंच जाता है जिसके बीचों बीच खूबसूरती से सजाया गया एक क्रिसमस ट्री रखा होता है, लेकिन उस ट्री के नीचे का नजारा बेहद डरावना होता है। ऐसा लगता है मानो इंसानों की लाशें जमीन के अंदर ठूंस दी गई हों। क्लार्क उस पेड़ को ध्यान से देखने के लिए थोड़ा और आगे झुकता है। तभी अचानक उसके सामने कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही क्लार्क अपनी जान बचाकर भागने लगता है। उसे जहां भी रास्ता दिखाई देता है वह उसी दिशा में दौड़ पड़ता है। भागते भागते अचानक उसे कैट की आवाज सुनाई देती है। आवाज दीवार के दूसरी तरफ बने एक स्विमिंग पूल वाले कमरे से आ रही होती है। अजीब बात यह होती है कि क्लार्क अपनी तरफ सिर्फ दीवार देख सकता है, लेकिन कैट की तरफ कांच लगा होता है, इसलिए कैट क्लार्क को साफ देख पा रही होती है, जबकि क्लार्क उसे बिल्कुल नहीं देख सकता। तभी अचानक कोई चीज पीछे से आकर क्लार्क का कैमरा पकड़ लेती है। घबराई हुई कैट जोर से चिल्लाती है, तुम्हारे पीछे। अचानक कहानी एक फ्लैशबैक में चली जाती है। हम छोटी उम्र की मैरी को उसके पुराने घर में देखते हैं। उस घर की सभी खिड़कियां कागज से ढकी हुई होती हैं। जैसे ही मैरी एक खिड़की खोलने की कोशिश करती है, उसकी माँ उसे तुरंत रोक देती है। वह डरते हुए कहती है, मैंने तुम्हें कभी बाहर जाने की इजाजत नहीं दी। बाहर जाना बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। वे हर जगह मौजूद है। इतने में घर के दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। दरवाजे के सामने फर्नीचर लगाकर उसे बंद किया गया होता है, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह रुकावट टूटने लगती है और तभी मैरी की आंख खुल जाती है। वह अपने बिस्तर के पास रखा बचपन का वही कंक्रीट वाला हाथ का निशान उठाती है। उसी समय उसके फोन पर क्लार्क का छोड़ा हुआ एक वॉइसमेल सुनाई देता है। क्लार्क कहता है, मैंने अपने दिल की खिड़की खोल दी है और अब मैं वापस नहीं आऊंगा। ये संदेश सुनते ही मैरी बुरी तरह घबरा जाती है और तुरंत क्लार्क की दुकान की ओर निकल पड़ती है। दूसरी तरफ वही वैज्ञानिक जो लगातार क्लार्क पर नजर रख रहा था, टीवी पर क्लार्क का पुराना पायरेट वाला विज्ञापन देखता है। जैसे ही वह क्लार्क को पहचानता है, वह हैरानी से सन्न रह जाता है। इधर मैरी क्लार्क की दुकान पहुंचती है। दुकान का दरवाजा खुला होता है, लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं देता। वह नीचे बेसमेंट में जाती है, जहां उसे क्लार्क द्वारा बनाए गए बैक रूम्स के नक्शे मिलते हैं। उन नक्शों को देखते हुए वह उसी निशान लगी दीवार तक पहुंचती है। तभी उसके सामने एक मक्खी उड़ते हुए सीधे दीवार के अंदर चली जाती है। ये देखकर मैरी हैरान रह जाती है। वह हिम्मत करके अपना हाथ दीवार में डालती है और उसका हाथ बिना किसी रुकावट के आर पार निकल जाता है। कुछ पल खुद को संभालने के बाद मैरी भी उस दीवार के पार चली जाती है। अब वह बैकरूम्स के अंदर क्लार्क को खोजते हुए आगे बढ़ने लगती है। चलते चलते वह एक ऐसे कमरे में पहुंचती है जहां चारों तरफ फर्नीचर ही फर्नीचर बिखरा पड़ा होता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे कहीं से टीवी चलने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वह एक दीवार तक पहुंचती है जहां किसी डरावने राक्षस की तस्वीर बनी होती है। उस चित्र के चारों ओर कई अजीब बातें लिखी होती हैं, जिनमें से एक होती है, टेबल से खून नहीं निकलता। उस तस्वीर में वही राक्षस एक इंसान को हवा में उछालता हुआ दिखाई देता है। तभी मैरी को अचानक महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसी पल क्लार्क की आवाज सुनाई देती है। वह धीमे से कहता है, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। इतना कहते ही क्लार्क उसके सामने आ जाता है। घबराई हुई मैरी पूछती है, हम आखिर हैं कहाँ? लेकिन तभी दोनों को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। क्लार्क मैरी को शांत रहने का इशारा करता है और कहता है, घबराओ मत, वह मुझे जानता है। इसी दौरान उनके सामने टिमटिमा रही लाइट अचानक बुझ जाती है और अगले ही पल क्लार्क अचानक मैरी का गला दबा देता है। मैरी कुछ ही सेकंड में बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। इसके बाद कहानी एक बार फिर मैरी के अतीत में पहुंचती है। इस बार उसकी माँ
अस्पताल में भर्ती होती है और छोटी मैरी पहली बार घर में बिल्कुल अकेली रह जाती है। उसके घर के नीचे एक ऐसा कमरा दिखाई देता है जहाँ सामान पहले से थोड़ा कम होता है। फिर उसके आगे एक और कमरा आता है जिसमें सामान और भी कम रह जाता है। उसके बाद अगला कमरा पहले से बिल्कुल अलग और पीले रंग का नजर आने लगता है। धीरे धीरे वह जगह पूरी तरह बैकरूम्स जैसी बन जाती है और वहाँ एक खुले गेट जैसी रहस्यमयी संरचना दिखाई देती है। तभी मैरी को होश आता है। वह खुद को एक डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ पाती है। उसके सामने क्लार्क बैठा होता है और उसके बगल में एक अजीब आदमी बैठा होता है जिसके चेहरे पर कई नाक और कई आंखें होती हैं। कमरे के एक कोने में बिल्कुल वैसी ही दिखने वाली एक और औरत खड़ी होती है। ये देखकर मैरी घबरा कर पूछती है, ये सब क्या है? क्लार्क जवाब देता है, सब कुछ बिखरा हुआ है लेकिन अपने तरीके से खूबसूरत भी है। मैरी फिर पूछती है, ये लोग कौन है? क्लार्क कहता है, ये जगह इन्हें खुद बनाती है। दुनिया में कहीं न कहीं धारीदार शर्ट पहने कोई आदमी होगा, लेकिन इस जगह ने उसकी याद को ठीक से नहीं बल्कि थोड़ी सी गलती के साथ बना दिया है। ये जगह किसी भी याद को ज्यादा देर तक सही हालत में संभाल कर नहीं रख पाती। यहाँ के कमरे, जगहें और ये लोग सब इंसानों की यादों से बने हैं। अपनी बात साबित करने के लिए क्लार्क कुर्सी पर बैठे उस आदमी की गर्दन में चाकू घोंप देता है, लेकिन उसे जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। वह बिल्कुल बिना किसी प्रतिक्रिया के बैठा रहता है। क्लार्क कहता है, ये लोग फर्नीचर की तरह हैं और सबसे अजीब बात, इन्हें खाया भी जा सकता है। इनके अंदर से खून नहीं बल्कि रुई जैसी मुलायम चीज निकलती है। तभी मैरी की नजर पास रखे फ्रिज पर पड़ती है। उसके अंदर कैट का कटा हुआ सिर रखा होता है। ये देखकर मैरी के होश उड़ जाते हैं। वह डरते हुए क्लार्क से कहती है कि उसे खोल दे। क्लार्क जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें खोल दिया तो तुम भी बाकी पागलों की तरह भाग जाओगी। मैरी खुद को संभालते हुए कहती है, तुम जो चाहो मैं वही करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। ये सुनकर क्लार्क उससे वही पुरानी थेरेपी वाली एक्सरसाइज दोबारा करने के लिए कहता है जिसमें मैरी उसकी पत्नी बारबरा का किरदार निभाती थी। लेकिन उससे पहले वह कमरे में खड़ी उस अजीब औरत से लाइट बंद करने के लिए कहता है। जब वह उसकी बात नहीं मानती तो क्लार्क खुद उठकर लाइट बंद कर देता है। इसके बाद वह उस औरत के सिर की पूरी खाल समेत बाल काट देता है और उन्हें मैरी के सिर पर रख देता है ताकि वह बिल्कुल बारबरा जैसी दिखाई दे। फिर वह उसी रात का नाटक दोबारा शुरू करता है। वह देर से घर आने और कांच का गिलास तोड़ने के लिए माफी मांगता है, लेकिन अगले ही पल फिर पहले जैसा व्यवहार करने लगता है। वह कहता है कि वह जितनी चाहे शराब पिएगा क्योंकि ये उसका घर है और घर का सारा खर्च वही उठाता है। तभी मैरी अपने सिर से वे बाल हटाकर कहती है, बारबरा तुम्हें इसलिए छोड़कर नहीं गई थी कि तुम देर से आए या शराब पीते थे। वह इसलिए चली गई क्योंकि तुम हर बात का दोष दूसरों पर डालते हो, हमेशा शिकायत करते रहते हो। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है और इसे कोई भी नहीं बदल सकता, मैं भी नहीं। मैरी की बात सुनकर क्लार्क कुछ पल चुप हो जाता है। फिर वह कहता है कि अब उसे लगने लगा है कि यही जगह उसके लिए सही है। उसे बैक रूम्स में रहना अच्छा लगने लगा है। मैरी शांत स्वर में कहती है, अगर तुम्हें यही रहना है तो यही रहो, लेकिन मुझे जाने दो। क्लार्क उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी कमरे में खड़ी वह अजीब औरत अचानक भाग जाती है क्योंकि दूसरी तरफ से कोई आ रहा होता है। कुछ ही सेकंड में वहाँ एक विशाल डरावना जीव पहुंचता है जो बिल्कुल किसी समुद्री डाकू जैसा दिखाई देता है। क्लार्क उससे कहता है, डरने की जरूरत नहीं, ये हमारी थेरेपिस्ट मैरी है। लेकिन वह जीव क्लार्क की एक भी बात नहीं सुनता। वह सीधे क्लार्क को पकड़ लेता है और उसे जिंदा ही खाने लगता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि वह राक्षस बिल्कुल क्लार्क जैसा ही दिखाई देता है, मानो बैकरूम्स ने क्लार्क की अपनी ही एक भयावह कॉपी बना दी हो। ये देखकर मैरी वहां से भाग निकलती है। भागते भागते वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां बहुत सारे घर बने हुए होते हैं। पीछे वही पायरेट राक्षस उसका पीछा कर रहा होता है। जान बचाने के लिए मैरी एक घर के अंदर घुस जाती है। वह लगातार भागती रहती है, लेकिन दौड़ते समय उसका पैर मुड़ जाता है। दर्द के बावजूद वह कभी रेंगते हुए तो कभी लंगड़ाकर आगे बढ़ती रहती है, जबकि राक्षस उसका पीछा नहीं छोड़ता। कुछ देर बाद वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां से बैकरूम्स के कई हिस्से एक साथ दिखाई देते हैं। वहीं उसे ऊपर जाती हुई एक सीढ़ी दिखाई देती है। मैरी तुरंत सीढ़ियां चढ़ जाती है। पीछे से राक्षस दरवाजा तोड़कर उसके पास पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही मैरी ऊपर निकल जाती है। ऊपर पहुंचकर वह देखती है कि यह जगह क्लार्क की फर्नीचर की दुकान की हूबहू कॉपी है, लेकिन सब कुछ थोड़ा सा अलग और अजीब दिखाई देता है। मैरी बाहर निकलने का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे के दूसरी तरफ सिर्फ एक दीवार होती है। तभी वह पायरेट राक्षस भी उसके पीछे पहुंच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए मैरी पास रखा फर्नीचर उठाकर उसकी टांग पर पूरी ताकत से मारती है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। लेकिन उसी दौरान मैरी खुद उस स्पीकर वाले इंसानी कटआउट पर गिर पड़ती है। उसके गिरते ही वहां किसी गैस का रिसाव शुरू हो जाता है। गैस की वजह से मैरी की आंखें भारी होने लगती हैं और वह बेहोश होने लगती है। तभी वह राक्षस एक बार फिर उसकी तरफ झपटता है। मैरी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती है। फिर वह अपनी जेब से बचपन वाला कंक्रीट का हाथ का निशान निकालती है और उसी से बार बार राक्षस के सिर पर वार करने लगती है। किसी तरह मौका मिलते ही वह एक बहुत ही संकरी जगह में घुस जाती है जहां वह विशाल राक्षस उसके पीछे नहीं आ पाता। आगे बढ़ते ही कुछ लोग हेजमेट सूट पहने हुए उस पर गैस का स्प्रे करने लगते हैं। जैसे ही वे मैरी को देखते हैं घबरा जाते हैं और तुरंत उसे पकड़कर एक लैब जैसी जगह पर ले जाते हैं जहां पहले से कई वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हुए मैरी देखती है कि यही लोग उस पायरेट राक्षस पर भी कई तरह के प्रयोग कर रहे थे। तभी फील नाम का एक वैज्ञानिक उसके पास आता है और पूछता है, तुम यहाँ
तक पहुंची कैसे? मैरी जवाब देती है, मैं एक दीवार के आर पार होकर आई हूँ। फिल पहले क्लार्क की दुकान का पता उससे पक्का करता है और फिर उसकी तस्वीर दिखाकर पूछता है, क्या तुम इसी आदमी को ढूंढ रही थी? मैरी उल्टा उससे पूछती है, मैं आखिर हूँ कहाँ? तब फिल बताता है कि उनकी कंपनी पहले MRI मशीनें बनाती थी, लेकिन बैकरूम्स की खोज के बाद उन्होंने अपना पूरा काम बदल दिया। वह खुद रोज बैकरूम्स के अंदर जाता है और उसके बारे में कुछ नया जानने की कोशिश करता है, लेकिन जितना ज्यादा वे सीखते हैं उतना ही महसूस होता है कि यह जगह उनकी समझ से कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। अब वे चाहते हैं कि मैरी उन्हें अंदर जो कुछ भी उसने देखा वह सब बताए, लेकिन मैरी पूछती है, अगर मैं सब बता दूं तो क्या उसके बाद मुझे जाने दिया जाएगा? फिल कहता है कि यह फैसला उसके हाथ में नहीं है। वह सिर्फ मैरी से सामान्य तरीके से बात करके बैकरूम्स के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इसके बाद हमें बैकरूम्स के अंदर मैरी का बचपन वाला टूटा हुआ घर दिखाई देता है जो उसकी यादों से बना था, लेकिन क्लार्क की दुकान की तरह यह भी पूरी तरह सही नहीं था। दरअसल बैकरूम्स इंसानों की यादों से चीजें तो बना देता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल सही रूप में नहीं बना पाता। ठीक वैसे ही जैसे कोई AI कभी कभी अजीब और गलत तस्वीरें बना देता है, और इसी तरह बैकरूम्स ने मैरी की भी एक अधूरी और त्रुटिपूर्ण कॉपी बना दी थी। इसी रहस्य के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल एस वाई रोमान को सब्सक्राइब जरूर करें।